हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे स्लोप कॉन्सेप्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। डिफरेंशिएशन के बाद का ये टॉपिक होता है। डिफरेंशिएशन सारे स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हर तरह का कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्लोप एंड मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट। तो स्लोप को डिस्कस करने से पहले फर्स्ट टर्म जो हमने लिखा है स्लोप एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करें व्हाट इज द स्लोप एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। स्ट्रेट लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेना है। उम्मीद है सारे स्टूडेंट समझते होंगे क्लॉकवाइज क्लॉक के डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में। अब जैसे देखिए ये स्ट्रेट लाइन L1 है, तो L1 स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है ये एंगल θ1 है। इधर से एंगल θ1 होगा, इधर से एंगल 180 डिग्री माइनस θ1 होगा। ये भी एंगल एक्स एक्सिस के साथ है और ये भी एंगल एक्स एक्सिस के साथ है। लेकिन सवाल उठता है कौन सा एंगल हमको कंसीडर करना है। लिखता है एंटी क्लॉकवाइज। आप देखिए एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है? एक्स एक्सिस से। और एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके इस स्ट्रेट लाइन की ओर बढ़ना है। अगर एक्स एक्सिस से स्ट्रेट लाइन की ओर बढ़ने में आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो समझिए एंगल एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके जब लाइन की ओर बढ़ते हैं तो क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं, ये क्लॉकवाइज एंगल है। क्लॉकवाइज एंगल नहीं लेना है, तो ये 180 डिग्री माइनस θ1 एंगल नहीं लेनी, ये गलत है। सही क्या है? θ1। तो इसके लिए स्लोप एंगल होगा, स्लोप एंगल θ1 180 डिग्री माइनस θ1 नहीं। अब दूसरा स्ट्रेट लाइन L2 अगर कंसीडर करें तो L2 स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे तो यहाँ से जब एक्स एक्सिस से चलकर स्ट्रेट लाइन की ओर गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये जब एंटी क्लॉकवाइज में सर्कुलेट मैंने किया तो ये θ2 एंगल बना रहा है। इधर से θ2 है तो इधर से कितना होगा? 180 डिग्री माइनस θ2। अब ये आपका मर्जी है, इधर θ2 लिया तो इधर 180 डिग्री माइनस θ2, और अगर इधर θ2 ले लेता उधर 180 डिग्री माइनस θ2 होता। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, ये क्लॉकवाइज एंगल है। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को कंसीडर करना है और क्लॉकवाइज एंगल को कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ स्लोप एंगल θ1 था, यहाँ स्लोप एंगल θ2 है। बट हमें स्टडी क्या करना था? स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप एंगल में जब tan वैल्यू लेते हैं तो स्लोप होता है। स्लोप इक्वल टू tan वैल्यू ऑफ स्लोप एंगल। स्लोप एंगल का tan वैल्यू ही स्लोप होता है, tan θ1। फिर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर स्लोप कितना हो जाएगा? tan θ2। स्लोप और स्लोप एंगल बोथ आर डिफरेंट फैक्ट्स। स्लोप एंगल मीन्स ओनली एंगल, बट स्लोप मीन्स एंगल विथ tan वैल्यू। एंगल किसके साथ लेना है? tan वैल्यू के साथ लेना है। तो tan वैल्यू के साथ हमने एंगल कंसीडर किया, tan वैल्यू के साथ हमने एंगल कंसीडर किया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 से 4 स्ट्रेट लाइन हम दे रहे हैं प्रैक्टिस के पर्पस से, ताकि आप देख सकें, समझ सकें कि जो डेफिनेशन हमने समझाया है उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन हमने लिया, इस स्ट्रेट लाइन का नाम L3 दिया, एक स्ट्रेट लाइन ये ले लिया, फिर एक स्ट्रेट लाइन ये ले लिया।
इसका नाम हमने L4 दिया। एंगल यहां से जो बन रहा है ये 37 डिग्री है, ये एंगल यहां से जो बना रहा है वो 53 डिग्री है। L3 और L4 में हम लोग को राइट करना है, राइट स्लोप एंगल एंड स्लोप वैल्यू। स्लोप एंगल एंड स्लोप वैल्यू राइट करना है, लिखना है। अब जरा सोचिए, स्लोप एंगल के लिए L3 है, तो सबसे पहली बात L3 एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस से ये लाइन की ओर जब आप बढ़ते हैं तो ये जो हाथ मेरा चल रहा है ये क्लॉकवाइज चल रहा है। क्लॉकवाइज एंगल हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अच्छा, तो ये साइड से अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये साइड से अगर चलेंगे तब क्या है, ये देखो तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो अगर ये 37 डिग्री है तो ये क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री कितना हो जाएगा, 143 डिग्री। तो यहाँ पर 37 डिग्री एंगल हमारा सही नहीं है, 37 डिग्री को रिजेक्ट करेंगे। स्लोप इक्वल टू tan 37 डिग्री गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये एंगल क्लॉकवाइज है और ये 143 डिग्री लेंगे तो ये सही होगा। स्लोप इक्वल टू tan 143 डिग्री, ये करेंगे। फिर उसी तरीके से L4 में कंसीडर करें, तो L4 में अगर स्लोप लिखते हैं tan 53 डिग्री, तो देखिए तो tan 53 डिग्री सही है या गलत है। tan 53 डिग्री यहाँ से एंगल लेते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल सही है। लेकिन अगर इधर से आप लेते तब क्या हो जाता, 127 डिग्री, और ये आपका क्लॉकवाइज में है, तो ये स्लोप इक्वल टू tan 127 डिग्री, और tan 127 डिग्री का जो वैल्यू हमने कंसीडर किया है ये क्लॉकवाइज में ले रहे हैं, राइट। तो ये क्लॉकवाइज में ले रहे हैं, गलत है, इसलिए ये आंसर पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हमने आपको सिखाया कि स्लोप एंगल कैसे कंसीडर करेंगे और स्लोप वैल्यू कैसे राइट करेंगे, कैसे लिखेंगे। अब इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे कि स्लोप अगर स्ट्रेट लाइन के लिए नहीं सोचें, कर्व लाइन के लिए सोचें, तब उसमें ये कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। स्लोप फॉर ए कर्व लाइन, कर्व लाइन का स्लोप समझने के लिए थिंक टेंजेंट लाइन एट डिफरेंट पॉइंट्स। अलग अलग पॉइंट पर टेंजेंट लाइन सोचिए, O पॉइंट पर सोचिए, A पॉइंट पर सोचिए, B पॉइंट पर सोचिए, C पॉइंट पर सोचिए, D पॉइंट पर सोचिए। हमने अलग अलग पॉइंट पर टेंजेंट लाइन बनाया है। O पॉइंट पर L1, A पॉइंट पर L2, A और B के बीच में L3, B और C के बीच में L5, C पॉइंट पर L6, C और D के बीच में L7। बहुत सारा हमने बनाया। अब यहाँ पर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट लाइन है, मतलब उस पॉइंट पर स्लोप एंगल अलग अलग होगा और स्लोप वैल्यू भी अलग अलग होगा। अब स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 लिखेंगे तो यहाँ पर ये एंगल देखो एंटी क्लॉकवाइज से बन रहा है, इसको θ1 हमने कर दिया। क्योंकि स्लोप में एंगल जब भी लेना होता है तो एंटी क्लॉकवाइज के साथ लिया जाता है, तो यहाँ से एंगल tan θ1 होगा, और ये θ1 लेस देन 90 डिग्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए ये स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव होगा। स्लोप ऑफ L1 इज पॉजिटिव वैल्यू, स्लोप ऑफ L1 इज पॉजिटिव वैल्यू। A पॉइंट पर स्लोप की अगर बात करें, स्लोप ऑफ L2 इक्वल टू tan θ2। यहाँ पर टेंजेंट लाइन हमने बनाया तो tan 0 डिग्री होगा,
और tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0। तो स्लोप ऑफ L2 इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू tan θ1, स्लोप ऑफ L2 इक्वल टू tan θ2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि स्लोप जहां हॉरिजॉन्टल हो गया, x एक्सिस के पैरेलल हो गया, जहां पर टेंजेंट लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो गया वहां पर स्लोप का वैल्यू 0 होगा। C पॉइंट पर भी टेंजेंट लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए C लाइन पर भी स्लोप 0 होगा। L2 के बाद L3 अगर देखें तो स्लोप ऑफ L3 क्या होगा? तो L3 जो एंगल बनाएगा x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में, ये एंगल बनाएगा। इसको अगर θ3 ले लें तो ये एंगल θ3 90 डिग्री से क्या है? ग्रेटर है। और 90 डिग्री से ग्रेटर वैल्यू जब हम कंसीडर करते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव होता है, आपको याद होगा। तो यहाँ से L3 का स्लोप जब हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? tan θ3 हो जाएगा, और ये हमारा नेगेटिव वैल्यू होगा। इसका मतलब स्लोप या तो पॉजिटिव होगा, या तो 0 होगा, या तो नेगेटिव होगा। ये 3 सिचुएशन मिलता है। 0 का सिचुएशन उस समय मिलेगा जिस समय हॉरिजॉन्टल मिल रहा है, x एक्सिस के पैरेलल मिल रहा है। अब L5 पर आप देखें तो L5 पर क्या होगा? स्लोप ऑफ L5 लाइन का स्लोप अगर कंसीडर करें तो यहाँ पर x एक्सिस से जब इसको आप मीटिंग करवाएंगे तो देखिए ये एंगल क्लॉकवाइज में बन रहा है, ये एंगल क्या बन रहा है? क्लॉकवाइज में। लेकिन ये एंगल जब बनाएंगे तब क्या बन रहा है? यहां से आप बनाएंगे तब ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये L5 के लिए θ5 हमने ले लिया, L5 लाइन है तो इसका एंगल θ5 ले लिया। अब यहां से स्लोप ऑफ L5 लिखेंगे, स्लोप ऑफ L5। तो L5 का स्लोप वैल्यू क्या हो जाएगा? tan θ5, और ये भी वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। स्लोप ऑफ L6 लिखेंगे तब क्या होगा? स्लोप ऑफ L6, स्लोप ऑफ L6 tan θ6, और चूंकि ये पैरेलल टू x एक्सिस है तो ये 0 डिग्री होगा और tan 0 डिग्री 0 होगा। L7 का क्या होगा? तो L7 जो लाइन जा रहा है, आप x एक्सिस के साथ देखें तो ये क्लॉकवाइज में है, एंटी क्लॉकवाइज में इसका एंगल ये बनेगा, और ये एंगल θ7 अगर ले लें तो स्लोप ऑफ L7 इक्वल टू tan θ7, और tan θ7 में θ7 का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, इसलिए स्लोप पॉजिटिव है। तो एक बात आपने देखा कि स्लोप 3 टाइप्स का हमने देखा, स्लोप 3 टाइप्स का देखा। पॉजिटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप किस समय होगा? पॉजिटिव स्लोप उस समय होगा जिस समय स्लोप एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा। दूसरा हमने क्या बताया? नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप, स्लोप एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। और तीसरा हमने क्या बताया? जीरो स्लोप। जीरो स्लोप कब होगा? जीरो स्लोप होने के लिए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तब स्लोप 0 होगा। ये हमने स्लोप का डिस्कशन किया, और हमने ये बताया कि स्लोप स्ट्रेट लाइन के लिए डिफाइन करते हैं, लेकिन जब कर्व लाइन होता है तो एक कर्व लाइन पर हम बहुत सारे टेंजेंट लाइन, आई मीन स्ट्रेट लाइन सोच सकते हैं,
और जितने पॉइंट पर अलग अलग स्ट्रेट लाइन होगा, टेंजेंट लाइन होगा, उतने अलग अलग स्लोप वैल्यू मिलेगा। देखिए डिफरेंस क्या मिला, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के लिए एक सिंगल स्लोप होगा, एक स्ट्रेट लाइन के लिए दो स्लोप नहीं होता है। लेकिन एक कर्व लाइन की बात करें तो उसमें बहुत सारे स्लोप हो सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि आप कितने पॉइंट पर कंसीडर कर रहे हो। हमने यहाँ पर 7 पॉइंट कंसीडर किया, 7 में से आपका 6 और 2 वैल्यू जो है 0 मिला, बाकी कहीं पॉजिटिव मिल रहा था, कहीं नेगेटिव मिल रहा था। एंगल के टर्म में सोचेंगे तो ये 6 अलग अलग वैल्यू मिला है, क्योंकि 2 वैल्यू ये इक्वल हो गया है यहाँ और यहाँ पर। और भी कुछ कंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये कर्व में ये मैक्सिमा का पॉइंट है और इस कर्व में ये मिनिमा का पॉइंट है, क्योंकि कर्व इससे नीचे अब नहीं जा सकता है और कर्व इससे ऊपर नहीं जा सकता है। तो मैक्सिमा के पॉइंट पर स्लोप 0 होता है और मिनिमा के पॉइंट पर स्लोप 0 होता है। ये डिसीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा स्लोप वैल्यू इज इक्वल टू 0। एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा स्लोप वैल्यू इज इक्वल टू 0। स्लोप वैल्यू इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा स्लोप वैल्यू इज इक्वल टू 0। अभी हमने डिस्कस किया था, पीछे जो कर्व बनाया था, मैक्सिमा पर भी स्लोप 0 था और मिनिमा पर भी 0 था। अब हम लोग देखते हैं स्लोप एंड डिफरेंशिएशन रिलेशन। स्लोप एंड डिफरेंशिएशन रिलेशन में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि स्लोप को डिफरेंशिएशन के टर्म में हम कैसे समझ सकते हैं। स्लोप को डिफरेंशिएशन के टर्म में समझने के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन पहले डिस्क्राइब कर लीजिए। मान लो कि यह स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन में ये स्लोप एंगल हमने लिया एंटी क्लॉकवाइज में एंगल, ये स्लोप एंगल है। ये यहाँ से यहाँ तक ये y हो गया और ये x हो गया। जैसा कि आप समझते होंगे कि अगर ये कोई पॉइंट P है तो इसका कोऑर्डिनेट x y। अब x y कोऑर्डिनेट है, ये थीटा है तो और ये y और ये x है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x। जैसे ये बड़ा वाला ट्रायंगल में आप सोच रहे हैं, अगर एक छोटा सा ट्रायंगल हम बना लें, हम जितना छोटा ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं पीछे बैठे हुए स्टूडेंट को शायद नहीं दिख पाएगा, इसलिए उतना छोटा नहीं बनाकर थोड़ा सा बड़ा ही हम लेते हैं ये। लेकिन आप सोचिए ये जितना बड़ा स्ट्रेट लाइन लिया है उसके हिसाब से और छोटा हमें करना चाहिए। अगर और छोटा स्ट्रेट लाइन करेंगे तो एंगल जितना ये है एंगल ये भी उतना ही होगा। और बहुत छोटा वैल्यू लेंगे तो ये जो y का बहुत छोटा वैल्यू है इसको हम dy लिखेंगे। y के बहुत छोटा वैल्यू को क्या लिखेंगे? dy। तो इसको हमने लिखा dy। और x के बहुत छोटा वैल्यू को क्या लिखेंगे? dx। अब देखिए तो ये छोटा वाला ट्रायंगल में जहां dy बहुत छोटा वैल्यू लिया, dx बहुत छोटा वैल्यू लिया है, यहाँ tan थीटा का वैल्यू भी क्या आएगा? dy अपॉन dx। लेकिन यही tan थीटा चूंकि स्लोप भी है तो आप ये क्या कर सकते हैं कि स्लोप को स्मॉल लेटर m से भी रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारे बुक में। तो स्लोप m इक्वल टू dy अपॉन dx। मतलब
किसी भी इक्वेशन का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन स्लोप वैल्यू देता है। किसी भी कर्व का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन क्या देता है? स्लोप वैल्यू। एग्जांपल के लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका स्लोप वैल्यू क्या होगा? स्लोप m इक्वल टू dy अपॉन dx, स्लोप m इक्वल टू dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये बगल में ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x, पावर बगल में आ गया, 1 माइनस हो गया तो 2x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2x, स्लोप m का वैल्यू हो गया। इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल हम सोच सकते हैं कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन स्लोप के बराबर होता है। प्रैक्टिकल वैल्यू समझें स्लोप का। स्लोप का प्रैक्टिकल सेंस क्या होता है? ये एंगल जितना कम लेंगे, यहाँ पर कोई ब्लॉक अगर रखे, मान लो ये कोई प्लेन ऐसे है, कोई इस तरीके का प्लैंक है, प्लेन है, और इसके ऊपर किसी को आपने बैठा दिया है। जैसे चिल्ड्रेन पार्क में आप देखते हैं बच्चे सब स्लाइडर पर स्लाइड करते हैं, तो मान लिया कि स्लाइडर ये चिल्ड्रेन पार्क का, तो ये जितना ज़्यादा उठा देंगे जल्दी आप स्लाइड करेंगे, आप जल्दी लुढ़क जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? मतलब स्लोप और स्लोप एंगल कहीं न कहीं ये बता रहा है कि लार्जर स्लोप जो है आपको आसानी से लुढ़का कर ले जाएगा, और स्मॉलर स्लोप जो है वो धीरे से लुढ़काएगा। जैसे आप इसका एंगल आप कम कर लीजिए, एंगल जब कम कीजिएगा तो इस पर लुढ़कने का क्षमता जो है, स्लाइड करने का कैपेसिटी जो है कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने समझा कि डेली लाइफ में अगर सोचें तो हाइयर स्लोप मतलब हाइयर स्लाइडिंग एबिलिटी और लोअर स्लोप मतलब लोअर स्लाइडिंग एबिलिटी। चलिए, तो एग्जाम्पल में जो हमने लिखा यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और ये समझा दिया हमने कि स्लोप डिफरेंशिएशन रिलेशन क्या है। अब आगे बात करते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट पर स्लोप 0 होता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा स्लोप इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई dy अपॉन dx इक्वल टू 0। मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट पर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने समझने का प्रयास किया है। ये जो रिलेशन आप समझे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, दोनों के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में खूब इस्तेमाल होता है। मतलब ये भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट था, उसी का ये डिफरेंशिएशन रिलेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करें कि अगर मैक्सिमा पर स्लोप 0 है, तो अब जरा सा फिर से देखिए, ये मैक्सिमा पर स्लोप 0 है तो मैक्सिमा से पहले स्लोप क्या था? यहाँ पर अगर टेंजेंट लाइन आप डिस्क्राइब कर लें तो ये टेंजेंट लाइन जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल थीटा जो होगा, ये एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा। इस पॉइंट को ए मान लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया, और ये इस साइड का पॉइंट को हमने कहीं सी ले लिया। यहाँ पर स्लोप एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि मैक्सिमा के पॉइंट से लेफ्ट साइड स्लोप पॉजिटिव है और मैक्सिमा के राइट साइड स्लोप नेगेटिव है। तो एज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस क्या मुझे मिल रहा है? एज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस स्लोप इज चेंजिंग from positive to 0 to negative. Slope is changing from positive to negative to 0. Positive to 0 to negative. मैंने अभी यही बोला था ना, फिर से आप चेक कर लो।
एज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस स्लोप इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू जीरो टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू जीरो टू नेगेटिव का मतलब क्या है? स्लोप डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है? स्लोप डिक्रीजेज, स्लोप डिक्रीजेज। स्लोप का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और जब कोई वैल्यू डिक्रीज करता है तो चेंज इन स्लोप क्या होगा? चेंज इन स्लोप नेगेटिव होगा। कोई भी वैल्यू जब डिक्रीज करता है तो उसका चेंज वैल्यू नेगेटिव होता है। और चेंज को हम कैसे दिखलाते हैं? डेल्टा से। चेंज को कैसे दिखलाते हैं? डेल्टा से। तो डेल्टा स्लोप इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। और चूंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूविंग है तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के लिए डेल्टा एक्स लिखेंगे। अगर ये बहुत छोटा वैल्यू लेंगे किसी को क्या लिखेंगे? डी वाई डी एक्स स्लोप इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। मतलब मैक्सिमा के लिए जब हमने सोचा तो स्लोप डिक्रीजेज था और चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव है। और चेंज ऑफ स्लोप को मैथमेटिक्स से रिप्रेजेंट किया तो ये आ रहा है। और स्लोप को हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिखते हैं, जैसा कि अभी पढ़ चुके हैं। तो ये नेगेटिव आ रहा है और ये नेगेटिव आ रहा है तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू नेगेटिव होगा। मतलब मैक्सिमा पॉइंट के लिए सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। मैक्सिमा पॉइंट के लिए सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। हमारा कंक्लूजन क्या मिल रहा है? अभी हमने पढ़ा था कि मैक्सिमा के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो है, स्लोप का वैल्यू जीरो है। बट अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ दो बार डिफरेंशिएशन। आप यहां से देखिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स वन टाइम डिफरेंशिएशन हो गया और डी अपॉन डी एक्स लगा दिया तो दो बार डिफरेंशिएशन हुआ। मतलब दो बार डिफरेंशिएशन का वैल्यू अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो मैक्सिमा होगा। और ये जो हमने कंक्लूजन पॉइंट लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। जिस तरीके से मैक्सिमा के लिए हमने देखा उसी तरीके से मिनिमा के लिए भी देख सकते हैं। 3 पॉइंट्स यहाँ भी ले लो आप, सी डी ई। सी पॉइंट पर अगर यहाँ पर टेंजेंट लाइन हम लोग बनाते हैं और यहाँ पर टेंजेंट लाइन बनाते हैं और यहाँ पर टेंजेंट लाइन बनाते हैं तो ये तीनों जगह पर जब टेंजेंट लाइन हमने बनाया है तो ये तीनों जगह पर टेंजेंट लाइन को अगर एक्स एक्सिस के साथ समझने का प्रयास करें तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज में ये पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या बना रहा है? जीरो। फिर यहाँ पर आप देखें, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा चेक कीजिए, ये एक्स एक्सिस के साथ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। हमने गलत क्या लिया यहाँ पर? स्टार्टिंग किधर से करते हैं? स्टार्टिंग करते हैं एक्स एक्सिस से और जाते किधर है? स्ट्रेट लाइन की ओर। यहाँ पर उल्टा हुआ है। यहाँ पर स्टार्ट करना है ये साइड से और चलना है ये साइड। जब ये साइड से ये साइड चलकर आते हैं तो ये क्लॉकवाइज हो गया और हमें क्या चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऐसे चलना होगा। ये एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री था जबकि ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब नेगेटिव स्लोप होगा। तो ये सी पॉइंट का स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप एट सी पॉइंट नेगेटिव होगा। डी पॉइंट पर स्लोप जीरो होगा। ई पॉइंट पर स्लोप के लिए फिर आप स्टार्ट कहां से करेंगे? एक्स एक्सिस से और एंगल सर्कुलेट किधर करेंगे? लाइन की ओर। तो ये ऐसे जा रहा है। ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है और थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर स्लोप का वैल्यू ई पॉइंट पर पॉजिटिव हो रहा है।
आप क्या देख रहे हैं कि जैसे हम एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, एज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, स्लोप पहले नेगेटिव था, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, तो उसमें स्लोप डिक्रीज कर रहा था और इसमें स्लोप क्या है, इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीजेज। और स्लोप अगर इंक्रीज कर रहा है तो चेंज इन स्लोप क्या होगा, चेंज इन स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव होगा। आप जानते हैं कि कोई वैल्यू जब डिक्रीज करता है तो चेंज वैल्यू नेगेटिव होता है, और कोई वैल्यू इंक्रीज करता है तो स्लोप वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो चेंज इन स्लोप पॉजिटिव है। और चेंज इन स्लोप अगर पॉजिटिव है तो ऐसे केस में डेल्टा डी वाई अपॉन डी एक्स वाई डेल्टा एक्स इक्वल टू पॉजिटिव। इसी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा को डी अगर लिखें तब dy dx dy upon dx is equal to पॉजिटिव, मतलब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव आ रहा है। आपने देखा कि जब मैक्सिमा का केस था तो सेकेंड डिफरेंशिएशन लेस देन 0 था, और जब मिनिमा का केस आया तो सेकेंड डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो यहां से आप देखिए कंक्लूजन पॉइंट क्या मिला, फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए भी फर्स्ट पॉइंट dy अपॉन dx 0, स्लोप वैल्यू 0 मिनिमा के लिए भी होगा और मैक्सिमा के लिए भी होगा। और सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो d2y बाई dx2, d2y बाई dx2 ग्रेटर देन 0 होगा। ये बातें आपको याद रखना होगा। देखिए कुछ स्टूडेंट के दिमाग में बातें उल्टा चलता है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स नहीं समझना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू मतलब पॉजिटिव, तो सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन जो है पॉजिटिव होना चाहिए मैक्सिमा में और नेगेटिव होना चाहिए मिनिमा में। ये बातें दिमाग में मत लाएंगे। ये मिनिमा है ग्रेटर देन 0, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है अच्छा ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर मतलब बड़ा होता है, इसका मतलब मिनिमा के केस में लेस होगा और मैक्सिमा के केस में ग्रेटर होगा। कितने लोगों के दिमाग में आ रहा है, जिसके दिमाग में भी आ रहा है ये गलत आ रहा है। फिर से आप सोचिए, मिनिमा में ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 नहीं है, और मैक्सिमा में लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 नहीं है। यहाँ ग्रेटर और लेस का जो लिटरल मीनिंग है उससे नहीं सोचना है, क्योंकि हमने जो इस्तेमाल किया है वो मैथमेटिक्स है। देखिए मैक्सिमा मिनिमा का जो एक्सप्लेनेशन हमने किया, 2 कंडीशन बताया। फर्स्ट कंडीशन सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा, सेकेंड कंडीशन वही स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा जो साथ साथ कंसंट्रेट कर रहे हैं, जिनका कंसंट्रेशन इधर उधर हो रहा होगा, शायद ये बात समझने में मुश्किल पड़ रहा होगा। फाइनल कंक्लूजन हमारा क्या है, फाइनल कंक्लूजन ये है कि मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए जो कंडीशन मिला है इसको आप याद रखें, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में काम देगा। dy अपॉन dx 0 यहाँ भी है, dy अपॉन dx 0 यहाँ भी है, लेकिन सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन जब करते हैं d2y बाई dx स्क्वायर यहाँ ग्रेटर देन 0 है और d2y बाई dx स्क्वायर यहाँ लेस देन 0 है। ये टेबल आप जितना मैंने पढ़ा दिया वो भूलना नहीं है, समझने के लिए वो सारी बातें याद रखना है, समझना है। आप 1-2 बार प्रयास कीजिए, जहाँ दिक्कत है आप अलग से पूछ सकते हैं, लेकिन ये जो टेबल हमने लिखवाया है ये हमारा एप्लीकेशन टेबल है जो न्यूमेरिकल में डायरेक्टली यूज होते रहता है, मतलब सबका एक कंक्लूजन टेबल है। मैक्सिमम मिनिमम पर जो भी डिस्कशन हमने अभी तक किया है उससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखिए। For y equal to ax minus bx square, find the value of x at which slope is parallel to x axis। आप कितने बार पढ़ चुके हैं कि स्लोप अगर पैरेलल टू x एक्सिस है मतलब स्लोप का वैल्यू 0 है। दोनों बात देखिए, स्लोप इज पैरेलल टू x एक्सिस और स्लोप इज 0। तो हम करेंगे क्या, अगर स्लोप 0 है मतलब dy अपॉन dx 0 है,
तो यहाँ से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि dy/dx इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन dy/dx इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ax माइनस bx स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0। इसको बगल में रखेंगे तो dx/dx माइनस b dx स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0। dx/dx 1 a माइनस b इंटू 2x इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू b इंटू 2x, ax इज इक्वल टू a/2b, x का वैल्यू a/2b। तो ये x इक्वल टू a/2b आंसर हमारा हो गया। क्योंकि क्या पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच स्लोप इज पैरेलल टू x एक्सिस। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है जहां पर स्लोप x एक्सिस के पैरेलल होगा, और इसके लिए x इक्वल टू a/2b आ रहा है। मतलब x इक्वल टू a/2b जहां पर रहेगा वहां पर स्लोप पैरेलल टू x एक्सिस। इसका बहुत ज़्यादा डिटेल अभी हम पढ़ेंगे, ग्राफ सेक्शन जब पढ़ेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स का, उसमें फिर से इसके डिस्कशन पर पहुंचेंगे। बट अभी जितना मैंने बताया उतने ही समझने का प्रयास कीजिए। सेकंड नंबर, हाउ यू कैन डिसाइड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमम इज एसोसिएटेड विद द कर्व। कर्व के साथ पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। क्योंकि हमने समझाया था कि पॉइंट ऑफ मिनिमा होने के लिए सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और मैक्सिमा के लिए लेस देन 0 होना चाहिए। सेकेंड पार्ट में y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर के लिए क्या पूछा गया है, हमने बोर्ड पर मिटा दिया है, आप लोग देखिए आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। हाउ वी कैन डिसाइड द पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एसोसिएटेड विद द कर्व। कर्व के साथ मैक्सिमा का पॉइंट होगा या मिनिमा का पॉइंट होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसके डिसीजन के लिए हमने बताया कि जब फर्स्ट टाइम आपने डिफरेंशिएशन किया तो इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू a dx/dx माइनस b 2x आ गया, तो a इंटू 1 माइनस 2bx। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हमारा कंफर्म नहीं करता है कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन जब करेंगे d2y/dx स्क्वायर, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना, और दोबारा जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ a माइनस 2bx विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या होगा, a का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होगा माइनस 2b dx/dx। अब यहाँ पर dA/dx, तो a क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा माइनस 2b इंटू 1। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आ रहा है, इसलिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का केस होगा। किसका केस होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एक एग्जांपल हमने सॉल्व किया है, इसी तरीके का 2-3 एग्जांपल आप लोग को दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x for maximum or minimum value. Find the value of x for maximum or minimum value. First number, y equal to minus ax plus bx square. Second number, y equal to ax plus bx square. Third number, y equal to minus ax minus bx square. ये 3 होमवर्क है। इस 3 का इक्वेशन देखेंगे तो पहले जो भी हमने सॉल्व किया उसी तरह का इक्वेशन है। एक में हम हिंट कर दे रहे हैं, बाकी आप खुद कर लें। इसमें हिंट हमारे तरफ से क्या है,
फर्स्ट स्टेप पुट dy अपॉन dx इक्वल टू 0 और dy अपॉन dx 0 पुट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए माइनस ax प्लस bx स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस a प्लस 2bx इक्वल टू 0, x इक्वल टू a/2b यहाँ पर भी आ गया। फिर इसको क्या करेंगे, दो बार जैसे वहाँ पर डिफरेंशिएशन किए थे वैसे यहाँ पर करेंगे। एक बार जब डिफरेंशिएशन आपने किया है तो वैल्यू कितना आया है माइनस a प्लस 2bx। इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कीजिए तो d2y अपॉन dx2 इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा प्लस 2b इंटू 1 इक्वल टू 2b। और ये 2b का वैल्यू चूंकि ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसलिए यहाँ मिनिमा का केस होगा, मैक्सिमा का केस नहीं होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये मिनिमा का केस देगा। चलिए तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ये केस क्या होगा, मिनिमा का केस होगा। अब इस तरीके से आप मिनिमा और मैक्सिमा को समझ चुके हैं। ये दो आपके लिए है, इसको आप घर पर कर लेंगे।